एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आई थिंक अपलोड हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का। बोलो क्यों? एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब कॉलेजेस में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 2 सेक्शंस किए होते हैं, और सबसे पहले पार्ट 1 का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर पार्ट 2 का पहला ऑप्टिक्स लिया जाता है। तो दोनों चैप्टर के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट के टेस्ट होते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, मतलब ऑप्टिक्स के ऊपर एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर दोनों मिला के टेस्ट होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहला चैप्टर यही बना दूं। चैप्टर 9 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, देन उसके बाद हम लोग रिमेनिंग चैप्टर्स 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग 9 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बड़ा है चैप्टर, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करोगे। हेडफोन लगा के वीडियो अगर सुनते हो तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। चैप्टर रिवाइज करते चलो। इसमें डेरिवेशंस ज़्यादा हैं, थोड़े से क्रिटिकल है, लेकिन इतना भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। अगर अंडरस्टैंड किया तो अच्छा है। राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन जितने भी डेरिवेशंस रहेंगे उनकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है? मतलब समझ के फिर खुद राइट करके देखे, समझ के राइट करके देखे, उसकी सिंपल स्टेप्स बना ले। वैसे तो मैं बना के दूंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज का हमारा चैप्टर 9 ऑप्टिक्स का, मैं बता दूं ये क्या है। चैप्टर 9 ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर रहेगा, जिसमें हम बस इंट्रोडक्शन का पार्ट ही देखने वाले हैं। जो आपने इसके पहले स्टडी किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स है आज के। तो उतना हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बेसिक आता भी होगा, बट एक बार 2 के स्पीड से अगर आपको सब आ रहा है तो 2 के स्पीड से रिवाइज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं। देखो, एक्चुअल में लाइट होता क्या है बच्चों, जरा सोचो। हमारी डेली लाइफ में लाइट के सिवाय तो कुछ हो नहीं सकता। लाइट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जैक्टली लाइट है क्या, इसके ऊपर कुछ ईयर्स पहले, कुछ ईयर्स एगो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली लाइट है क्या। इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो सबसे पहले न्यूटन सर आए। तो न्यूटन सर ने क्या कहा, देखो, अब वहाँ पे उस जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट जो है, लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। उन्होंने क्या कहा, लाइट को कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर, ऐसे उन्होंने कहा, पार्टिकल नेचर। और एक बात उन्होंने क्या कही पता है क्या, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयरर मीडियम होती है। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो, डेंसर का मतलब क्या आपको पता है। मान लो यहाँ पे हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। मान लो आपने बहुत बार प्रैक्टिकल भी किया होगा बचपन में। ये ग्लास स्लैब लिया और यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इट इज कॉल्ड एज रेयरर मीडियम, और ग्लास को हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। तो न्यूटन सर ने कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, मतलब एयर में वेलोसिटी कम होती है लाइट की, एंड डेंसर में वेलोसिटी ज्यादा होती है। बच्चों, ये कभी पॉसिबल है क्या? मतलब मान लो जहाँ रश पे है, मतलब रोड पे बहुत ज्यादा रश है और हमारी गाड़ी का स्पीड ज्यादा रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना। गाड़ी का स्पीड यहाँ भी, क्योंकि देखो यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे लाइट ज्यादा फास्ट नहीं चल सकता। यहाँ पे लाइट का स्पीड कम ही रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो न्यूटन सर ने ये जो स्टेटमेंट दिया था, लेकिन तब लोगों ने मान लिया कि हाँ, ये न्यूटन सर ने बोला है मतलब करेक्ट ही होगा। तो उन्होंने मान लिया कि ये करेक्ट है, ओके, कि लाइट को पार्टिकल नेचर ही है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये उन्होंने बता तो दिया, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए। फिर आगे एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हाइजेंस। अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा शायद से, मैं इसको हाइजेंस बोलती हूँ। तो हाइजेंस ने क्या कहा कि लाइट को पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट को कौन सा नेचर है, लाइट को वेव नेचर है, ऐसे उन्होंने कहा। लाइट इज हैविंग वेव नेचर,
लाइट को वेव नेचर है, ठीक है। और तो और उन्होंने ये भी प्रूव करके दिया, वेव नेचर का यूज करके ये भी प्रूव करके दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ये लेस होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। आई एम सॉरी, हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम ऐसे कहा था न्यूटन सर ने। तो ये साइन उल्टा होना चाहिए, मतलब उनका मानना था कि डेंसर में ज़्यादा है, रेयरर में कम है, ऐसे उन्होंने बताया। बट ये पॉसिबल नहीं है, रेयरर में ज़्यादा होनी चाहिए, डेंसर में कम होनी चाहिए, तो ये उल्टा था। तो हाइजेंस ने ये प्रूव भी करके बताया। फिर उसके बाद सब लोग मानने लगे कि हाँ हाँ जो इन्होंने कहा लाइट को वेव नेचर है ये सही है। लेकिन आगे जाके और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई कि लाइट के कुछ फेनोमेनॉन थे, लाइट के कुछ फेनोमेनॉन थे जिसको पार्टिकल नेचर मानने के बाद ही प्रूव होता था, और लाइट के कुछ फेनोमेनॉन थे जिसको वेव मानने के बाद ही वो प्रूव होते थे। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक फेनोमेनॉन है जिसको हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का जो फेनोमेनॉन है वो क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करते हैं, तो लाइट फॉल करने की वजह से यहाँ इस सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलते हैं, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज फॉल ऑन दैट सरफेस। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ से, मान लो कोई प्लास्टर किया हुआ वॉल है, वहां से मुझे वो प्लास्टर निकालना है, तो मैं हथौड़े का हैमरिंग करूंगी, है ना, मैं हैमरिंग करूंगी तो उससे प्लास्टर बाहर निकलेगा, तो हैमर करने के बाद ही प्लास्टर बाहर निकलेगा। अगर मान लो स्मूथली वेव के जैसे मैंने हैमरिंग किया, वेव कैसी आती है, वेव ऐसे स्मूथली आती है ना, तो इतना स्मूथ, मान लो किसी समुद्र किनारे हम लोग खड़े हैं, वहां से वेव्स आ रही है, हम लोग वहां पे खड़े हैं, हमारे पैरों के तले वेव जा रही है, कुछ नहीं लग रहा, हम लोग हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से। वही बड़ा सा फोर्स, किसी पानी का बड़ा सा फोर्स हमारे पैरों पे डाल दे तो हम जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, है ना, साइड में हो जाएंगे, क्योंकि उसको डेविएट कर दिया। तो वो बहुत बड़ा बंच अगर हमारे पैरों पे गिरता है तो हम साइड में हो जाते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब लाइट को अगर हम पार्टिकल नेचर मान ले और बहुत बड़ा सा पार्टिकल का बंच अगर उस मेटल के ऊपर गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन वहां पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है। अगर मैं इसको वेव मान के चलूं तो स्मूथ से आने वाली वेव्स तो मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही नहीं निकाल सकती, है ना। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वापस से कि लाइट को पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। अब ये मैंने बताया कि ये पार्टिकल होने के बाद ही ये प्रूव हो सकता है। अब वेव होने के बाद क्या प्रूव हो सकता है, देखो जैसे कि हम लोग मानते हैं, हम लोग आगे जाके स्टडी करने वाले 12th में कौन सा फिनोमेनॉन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये फिनोमेनॉन हम लोग स्टडी करने वाले। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पे लाइट की कुछ वेव्स जो है वो खुद मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद वो कुछ पैटर्न बनाती है, उसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। मतलब लाइट दो या दो से ज्यादा वेव्स मिक्स होके एक पैटर्न बनाती है। तो ये जब हम स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वेव नेचर से ही प्रूव होने वाला फिनोमेनॉन है, ये पार्टिकल नेचर से प्रूव होने वाला फिनोमेनॉन नहीं था। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और लोगों में वापस चर्चा चलने लगी कि लाइट को क्या माने, पार्टिकल माने या वेव माने, वापस चर्चा चलने लगी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि लाइट को दोनों नेचर है, कौन सा, पार्टिकल है एज वेल एज वेव नेचर है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया, नोट चाहे तो आप लिख सकते हैं, लाइट इज हैविंग डुअल नेचर, लाइट इज हैविंग डुअल नेचर, लाइट को क्या है, डुअल नेचर है, ऐसे उन्होंने मान के उसको डिक्लेयर कर दिया। तो अभी लाइट के कुछ फिनोमेनॉन है जो हम लोग पार्टिकल नेचर से प्रूव करते हैं, कुछ फिनोमेनॉन है जो हम लोग वेव नेचर से प्रूव करते हैं। और इसी से देखो ये इमेज में आपको दिखाती हूँ, अगर आप देखोगे इस टॉर्च से निकलने वाला जो लाइट है वो पार्टिकल का भी है, ये पार्टिकल्स निकल रहे इसके अंदर से, है ना, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वेव दिख रही है। तो लाइट को दोनों नेचर है, एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। तो तब से हम लोग बोल के चलते हैं, तब से हम लोग मान के चल रहे हैं कि लाइट को डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों भी यहाँ से बाहर निकल रही है ना। तो पार्टिकल वेव के फॉर्म में चलते हैं, मतलब लाइट क्या है, और कौन सी वेव है पता है आपको,
लाइट ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कौन सी वेव है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे हम लोग बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी which travels in the form of electromagnetic waves, electromagnetic waves, ओके। और इसकी लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग c से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c से डिनोट की जाती है, और वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c इज इक्वल टू, जहाँ c दिखे वहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 × 10⁸, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, 3 × 10⁻299,792,458, ऐसे डिटेल में वैल्यू है वो, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसी को अगर मैं शिफ्ट करूँ पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट शिफ्ट कर दूँ तो कितना बनेगा? 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन जरूर करें, इसका स्क्रीनशॉट निकालें, और इसी को हम लोग कहते हैं लाइट, ओके। अब लाइट के बारे में स्टडी कर लिया, चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइट के कुछ फिनोमिनॉन है जो कि वेव नेचर से प्रूव होते हैं, एंड लाइट के कुछ फिनोमिनॉन है जो कि पार्टिकल नेचर से प्रूव होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग लाइट को है ना रे मान के चलने वाले हैं, इसीलिए इसको रे ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। मतलब लाइट रे के फॉर्म में, रेस के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है, ऐसे हम लोग मान के चलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिनन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहला फिनोमिनन कौन सा है? रे ऑप्टिक्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब क्या? रे ऑप्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फिनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन, जैसे कि अभी हम लोग देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डबल रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये सभी लाइट के फिनोमिनन जब हम लाइट को रे मान के चलेंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इनको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब लाइट को पार्टिकल नेचर है, लाइट को वेव नेचर है, लाइट को रे नेचर भी है। एक्चुअली रे मतलब वहां वेव ही आती है। तो पार्टिकल्स वेव के फॉर्म में चलते हैं, वेव को हम लोग एक रे मान लेते हैं, ऐसे मान के चलो, है ना। तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये पहला है। दूसरा, वेव ऑप्टिक्स का यूज करके या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स का यूज करके हम लोग क्या क्या प्रूव कर सकते हैं? सच एज फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, सभी हम लोग 12th में स्टडी करने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तब मैं आपको बताऊंगी। इंटरफेरेंस चाहे तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि 12th के वीडियो मेरे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जिनको पढ़ना है वो लोग पढ़ सकते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, ये फिनोमिनन ऑफ लाइट हम लोग कैसे यूज, वेव ऑप्टिक्स का यूज करके उसको प्रूव करते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्रैक्टिकल नहीं चाहिए, यहाँ पे पार्टिकल चाहिए, है ना, गलत हो गया, 1 मिनट रुको, इसको चेंज करते हैं हम लोग। पार्टिकल, मैं भी पढ़ रही हूँ प्रैक्टिकल। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मीनाक्षी मैम का ध्यान नहीं है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फिनोमिनन लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? क्रॉम्पटन इफेक्ट, है ना, क्रॉम्पटन इफेक्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे 3 फिनोमिनन, 3 ब्रांचेस है, ऐसे मान के चलो। रे ऑप्टिक्स है साइंस की, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच कौन सी? रे ऑप्टिक्स, देन वेव ऑप्टिक्स, देन पार्टिकल नेचर। 3 नेचर है लाइट के, है ना। तो ये तीनों नेचर का यूज करके अलग अलग फिनोमिनन हम लोग लाइट के स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? दैट इज रिफ्लेक्शन।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जब मिरर के ऊपर हम लोग लाइट फॉल करते हैं तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन हमें कहीं दिखता है दूसरी ओर, है ना। तो होता क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट, बचपन से आपको पता है सबको, ये कुछ मतलब बहुत बड़ा फिनोमेनन नहीं है, सबको पता है इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी स्मूथ पॉलिश सरफेस, जैसे कि मिरर, इसके ऊपर फॉल करने के बाद इसका जो लाइट है, that light reflected in the same medium. When ray of light fall on a smooth polished surface, then that light come back in the same medium. This phenomenon of light is called as a reflection. तो रिफ्लेक्शन में देखो, ये जो रे है इसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है इसको। उसके बाद इस साइड का जो रे है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बीच में जो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां से तीन रेज आ रहे, देखो एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, वहीं से क्या जा रही है, नॉर्मल। तो ये तीनों का पॉइंट, कॉमन पॉइंट वो कौन सा है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो इसी के कुछ लॉज है, वो लॉज अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो लॉज देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे, हमने क्या देखा, यहाँ पे नॉर्मल होती है, ये इंसिडेंट रे होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे की प्लेन है, वही क्या रहेगी, मतलब ये प्लेन है मान लो, तो इसी प्लेन में देखो क्या दिख रहे हैं हमें, इंसिडेंट रे भी दिख रहा है, नॉर्मल भी एंड रिफ्लेक्टेड रे भी, ये तीनों एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है। रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड टू रे आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल, एक इस साइड है तो एक इस साइड है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे पता है क्या, इंसिडेंट रे, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंसिडेंट रे, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ओके। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे दूसरा लॉ, ये पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो बच्चों ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जब हम लोग कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट ऐसे सीधा जाना चाहिए, है ना, ये लाइट यहाँ पे ऐसे सीधा जाना चाहिए, ये ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाता, ये क्या होता है, डेविएट होता है, कुछ एंगल से वो बेंड होता है। और इस बेंडिंग के फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसकी डेफिनेशन चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from, bending of light when it travels from one medium to another medium, one medium to another medium, one medium to another medium called as refraction, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। So this is incident ray, this is reflected ray and this is normal। इसमें भी लॉज है, देखो लॉज देखो क्या है। सबसे पहला लॉ तो वही है, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द टू रेज आर ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल, ये पहला लॉ सेम है यहाँ पे। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ।
यहाँ पे क्या चाहिए, स्नेल्स लॉ चाहिए, रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ, गिवन बाय क्या होता है, n1 sin θ1, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दिस स्टेटमेंट, हम लोग इसको बहुत बार यूटिलाइज करने वाले हैं। n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, मतलब क्या, देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू sin θ1 डिवाइड बाय sin θ2। बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, n1 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, इसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। म्यू का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसको बोलेंगे, और इसी से रिलेटेड कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो भी हम लोग देखने वाले। तो रिफ्रैक्शन के ये दो लॉज है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये स्नेल्स लॉ बहुत बार हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं आगे जाके, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, n से डिनोट करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum to the velocity of light in other medium, called as refractive index, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसी को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय v, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। c मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। c यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लिख ही देती हूँ मैं आपको, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ओके, एंड u v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ओके, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों अभी इसके कुछ फिनोमेनन है, इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मान लो यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब लिया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की, अब देखो यहाँ से हमने लाइट ट्रैवल किया यहाँ पे, तब ये ऐसे जाना चाहिए, बट ये ऐसे ना जाते हुए ऐसे ट्रैवल करता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो व्हेन लाइट, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने सीखा है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं और इसको अप्लाई करते नहीं आता है, क्योंकि ये आगे जाके हमें बहुत जगह पे यूज करना है। व्हेन लाइट कहाँ से कहाँ गया, देखो ये कौन सा मीडियम है यहाँ पे, दिस इज रेयरर मीडियम, ये कौन सा है यहाँ पे, दिस इज डेंसर मीडियम, वापिस कौन सा आ गया, रेयरर मीडियम। तो अभी लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, रेयरर से डेंसर में जा रहा है। व्हेन लाइट travels from rarer medium to denser medium, rarer to denser medium, then I is greater than R, I क्या रहेगा, R से बड़ा रहेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, sin I अपॉन sin R, है ना, sin I अपॉन sin R। अगर I R से बड़ा है मतलब n जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, when it travel from rarer to denser then I is greater than, ये तो है ही। यहाँ पे और एक बात है, ray bend towards the normal, ray bends towards the normal, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा ये, ठीक है।
बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे चाहिए है ना, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये पहला सिग्निफिकेंस हो गया बच्चों। अब देखो क्या हुआ, अब लाइट यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ। अब जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये ऐसे जाना चाहिए था, बट ना ये ऐसे नहीं जाता, ये क्या करता है, खुद को अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है। अगर इसने अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड किया तो ये एंगल आर है, तो ये भी आर रहेगा बच्चों। अब ये रहेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, इमर्जेंस। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, when light, ये दूसरा सिग्निफिकेंस है, when light travels from denser to rarer, when light travels from denser to rarer, then it bends away from normal, ये नॉर्मल से दूर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब क्या, I इज लेस देन R। अब यहाँ I क्या है, नो एक मिनट रुको, गलती कर दी क्या मैंने, एक मिनट। देन ये देखो R अभी यहाँ पे उल्टा है ना, ये R जो है इसको हम लोग क्या कह रहे, इंसिडेंट एंगल कह रहे, और इसको इमर्जेंट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। I इज ग्रेटर देन R है, हाँ बराबर है, बट अभी उल्टा रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, n इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसको मैं नहीं, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है आपका, आप क्या करो, इसको ऐसे ही रखो, ये R ही रखो। अब हम n को उल्टा लिखेंगे, हम क्या करेंगे, साइन R ऊपर लिखेंगे, क्योंकि देखो ये R है पहले, उसके बाद I है, तो साइन R को मैं ऊपर लिखती हूँ एंड साइन I को मैं नीचे लिखती हूँ, है ना। इससे क्या होगा, देखो साइन R को मैंने ऊपर लिखा और साइन I को मैंने नीचे लिखा, साइन R डिवाइड बाय साइन I, ठीक है। तो इससे देखो अभी बच्चों ये R छोटा है, I बड़ा है, तो वैल्यू तो लेस देन 1 आएगी, इसलिए हमें n यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आप याद रखो कि जब हम रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो I ऊपर होना चाहिए, R नीचे होना चाहिए। जब हम डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं तो R ऊपर होना चाहिए, I। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये R आ रहा है, यहाँ पे ये I आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आया समझ में सबको बच्चों। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्शन में ही आता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और खुद यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है देखो, थिकनेस ऑफ द ग्लास ऑफ स्पेक्टेकल इज 2 mm। थिकनेस देखे रखा है, थिकनेस कितना दिया है, 2 mm, मतलब कितना आएगा ये, 2 × 10⁻³ मीटर, है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स ग्लास इज, मतलब n कितना दिया है, 1.5। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस दिस थिकनेस। देखो ऐसा ग्लास स्लैब होगा, तो ये ग्लास स्लैब से ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ बेंड करेगा वो एंड देन यहाँ से ट्रैवल करेगा, तो ये हमें दिया है, ये कितना दिया है, s हम लोग इसको मान के चलते हैं डिस्टेंस। तो इसके इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसे टाइम मिल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी पता है क्या, नहीं, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये मटेरियल यूज करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है n इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी है, दैट इज हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ये वेलोसिटी निकालनी है, ये दी है, लेकिन कितना दिया है ये 1.5। तो v इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, तो 1.5 2 जा बनेगा ये, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये v मिल गया। अब हम बात करते हैं टाइम की, हमें टाइम निकालना है, और उन्होंने क्या बोला है, टाइम इन यूनिट सेकेंड नहीं, यहाँ पे नैनो सेकेंड होना चाहिए। एक मिनट, लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन। यूनिट नैनो सेकेंड में हमें टाइम लिखना है, किसमें, नैनो सेकेंड में। आज की पीपीटी में बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। तो देखो टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आएगा यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय, एक्चुअली ये आपके बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल है बच्चों, ऑलरेडी दिया है आपके बुक में, आप लोग देख सकते हैं। 2 × 10⁸ है ये, ओके, एंड वेलोसिटी अभी कितनी निकाल, 2 × 10⁻³ है ये, है ना, कितनी है 2 × 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी निकाली 2 × 10⁸, तो दोनों पुट कर दो, 2 कैंसल, ये कितना बनेगा 1 × 10⁻³, ये +8 ऊपर जाके बनेगा -8, मतलब ये मिलेगा 1 × 10⁻11, ये मुझे मिला टाइम। उन्होंने नैनो सेकेंड में पूछा है, नैनो के लिए -9 साइड में निकाल लो, नैनो डेसी सेंटी मिली, याद है आपको पहला लेक्चर, देखो प्रीफिक्सेस का बहुत अच्छी स्टोरी बताई है मैंने वहाँ पे, इसके लिए मैंने शॉर्टकट स्टोरी आपको बना के दी है। तो -2 × ये 10⁻9 बनेगा। तो बच्चों ये -9 मतलब नैनो बन गया, तो t इज इक्वल टू -2 मतलब कितना 0.01। याद है मैंने क्या कहा था, 10⁻² है तो 1 के बाद 2 0 लगाओ, 10⁻2 है तो 1 के पहले 2 0 लगाओ, 1 0 के बाद पॉइंट दे दो, तो ये 0.01 बनेगा इंटू 10⁻9 सेकेंड, मतलब ये टाइम कितना मिला मुझे 0.01 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड के फॉर्म में ही चाहिए था उनको आंसर, तो ये मिल गया 0.01, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया बच्चों? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ऐसे बच्चों आज का हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही आसान था। इसमें सब बेसिक 9 10 में ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है, बस वही मैंने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलेंगे और आप सभी लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।